Hello students, today we will discuss about the collision theory and Arrhenius equation in the chemical kinetics chapter। जो collision theory और Arrhenius equation है वो जो आपका जो नया सिलेबस है 2020 और 21 का जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें से ये दोनों टॉपिक्स कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये करवा रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। Arrhenius equation के ऊपर कई क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं बहुत बार, बहुत डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक नीट, जेई एक्सेट्रा। तो हम दोनों टॉपिक्स कर रहे हैं। तो हम पहले कोलिजन थ्योरी करेंगे। देखिए कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स आपको ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं, तो इजीली आपको ये लर्न हो जाएगी कि जब भी कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, whenever reactants get converted into product, then molecules must collide with each other। तो पहला पॉइंट इससे रिलेटेड है, when collision between molecules takes place, the reactants get converted into product। मीन्स जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जितने कोलिजन एक यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में होते हैं तो उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन होते हैं दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। So number of collisions occurring per unit time per unit volume is called collision frequency। और इसकी वैल्यू approximately 10 raised to the power 28 है। मीन्स एक यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली इतने collisions हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बट ऑल द collisions are not converted into product। लेकिन सरप्राइजिंग बात इसमें यह है कि सभी collisions अगर प्रोडक्ट में चेंज होने लगे, आप भी खुद सोच के देखिए कि अगर सारे collision प्रोडक्ट में चेंज होने लगे तो इट मीन्स हर रिएक्शन आपकी फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी, हर एक रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में किया था, पहले वाले जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि सारे जो आपके पास रिएक्शंस हैं वो ना तो फास्ट होते हैं, ना स्लो होते हैं, और ना ही मीडियम स्पीड की होते हैं। तो मेनली 3 टाइप की रिएक्शंस इसमें होते हैं, आपको पता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड रिएक्शंस विद मॉडरेट और मीडियम स्पीड। तो अगर सारे कोलिजन प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्शन शुड बी फास्ट, वेरी फास्ट, and every reaction must takes place in fraction of seconds। But you know that some reactions are very fast, some reactions are slow, and some reactions are taking place at medium or moderate speed। It means all the collisions are not converted into product। तो collision जो product में change हो रहे हैं, the collisions which lead to formation of the product are called as effective collision। तो उनको हम effective collision बोलते हैं। तो it means कुछ collisions product बनाते हैं, कुछ collision से product नहीं बनता। तो जिन collision से product बनता है उन collisions को हम effective collisions बोलते हैं। It means molecules collide किए और product बन गया, फिर मॉलिक्यूल कोलाइड किए लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो 2 टाइप के आपके पास कोलिजन हो गए, जिससे प्रोडक्ट बना वो इफेक्टिव कोलिजन, जिससे नहीं बना वो इनइफेक्टिव कोलिजन। फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है मस्ट सेटिस्फाई द 2 कंडीशंस। और वो 2 कंडीशन क्या है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उसके पास एक मिनिमम एनर्जी लेवल होना चाहिए। मान लीजिए ये 2 आपके पास कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है और इनसे प्रोडक्ट बनना है, एक का एनर्जी लेवल ये है, दूसरे का ये है। तो अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे ऐसे, तो कोलिजन के लिए दोनों को सेम एनर्जी लेवल पे आना पड़ेगा, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर ये ऊपर नीचे एनर्जी लेवल में है तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम एनर्जी लेवल होना चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। फिर जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो मिनिमम एनर्जी लेवल उनका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का। तो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है और डायरेक्शन है उसका मीनिंग क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और डायरेक्शन होना चाहिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके पेन एज ए प्रोडक्ट बन रहा है, पूरा ये मार्कर एज ए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये मॉलिक्यूल्स मान लीजिए इस तरह से कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसे कोलाइड करेंगे तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एनर्जी इनमें है, लेकिन प्रॉपर एनर्जी है, लेकिन फिर भी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन सही नहीं है। अगर ये इस डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, अदरवाइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऐसे ऐसे इस तरह से होता रहे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी।
तो मैंने जो मेन पॉइंट्स इसके अंदर आपको बताए वो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं इसमें। When collision between the molecules takes place, then product की formation will takes place। तो molecules से collision अगर होंगे तभी product की formation होगी, मीन्स reactants आपस में collide करेंगे तब product बनेगा। फिर एक यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में जितने collision होते हैं उसको हम collision frequency बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है 10⁻28। अगर ये सारे collision प्रोडक्ट में चेंज होने लग जाए तो all the reactions must be very fast, but that is not true। It means all the collisions are not converted into product। तो जिन collision से product बनते हैं उनको effective collision बोलते हैं, जिनसे नहीं बनते उनको ineffective collision बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, collision को effective बनाने के लिए दो condition satisfy होनी चाहिए। colliding molecules must satisfy two conditions। First is they must have a minimum energy level called threshold energy, and second is proper direction or orientation of collision। proper direction of collision उनका होना जरूरी है। तो I hope कोलिजन थ्योरी के बारे में आपको क्लैरिटी होगी इसमें। तो देखिए मैंने आपको कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में बताया, उसी से रिलेटेड और चीजें हम कर रहे हैं इसमें। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। With every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction almost doubles। With every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction almost doubles। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why it is so? Because with every 10 degree rise in temperature, the number of molecules having effective collision get doubles। पहले मान लीजिए टेम्परेचर था 300 केल्विन, अब हो गया 310 केल्विन। तो पहले जिन मॉलिक्यूल्स के पास इफेक्टिव कोलिजन था वो थे मान लीजिए 50। अब जिन मॉलिक्यूल्स के पास इफेक्टिव कोलिजन है वो उनकी संख्या हो गई 100। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। सो विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन गेट डबल्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी गेट डबल्स। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गई एक्टिवेशन एनर्जी की, उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको। अब कई साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट से भी डबलिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डबलिंग कैसे होती है रेट ऑफ रिएक्शन की विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज ए रेशियो, रेट कांस्टेंट के क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। इस रेशियो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। और ये रेशियो आती है कितनी, 1.15। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से तो ये रेशियो 2 आनी चाहिए। अब डबलिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का ये मीनिंग नहीं है कि सब रिएक्शन में डबल हो रहा है, किसी रिएक्शन में डबल से ज्यादा भी हो जाता है, किसी में डबल से थोड़ा कम भी रहता है। लेकिन ये एक जनरलाइजेशन है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। लेकिन हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से डबलिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रेशियो सिर्फ 1.15 आ रही है। मींस इससे ये तो हमें पता लग रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, लेकिन डबल हो रहा है उसका हमें इससे पता नहीं लग रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की छोटी सी कंसेप्ट मैंने इसमें बताई आपको। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट कर रहे हैं। देखिए ग्राफ आप समझिए, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने की है, उसको ध्यान से देखिए आप। अलोंग दिस एक्सिस हमने ली एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी। अलोंग दिस एक्सिस हमने लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम आप कह लीजिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और टाइम अलोंग दिस एक्सिस। और ये आपके पास एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट का है। ये एनर्जी लेवल पहले से ही रिएक्टेंट के पास है, ये एनर्जी लेवल पहले से ही प्रोडक्ट के पास है। तो रिएक्टेंट वांट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो उसको ये पाथ फॉलो करना है। ये जो एनर्जी लेवल है ये आप देख रहे हैं, इसको हम एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है आपको पता है, रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट स्टेज होती है, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, विच इज अनस्टेबल, विच एग्जिस्ट ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गई बच्चों? द स्टेट which is highly unstable exist somewhere between the reactants and products। तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। और उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका जो एनर्जी लेवल है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखने में तो ये लग रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो आसानी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो कम से कम इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल इसकी एनर्जी होनी चाहिए। अब पहले से रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए, सो दैट इट्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी क्या है? विच इज पोजेस्ड बाय द ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम टेक्निकली और इसको करेक्ट करें तो इसका मीनिंग ये है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए, सो दैट रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो पाए। अगर इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में चेंज होना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी लेवल उसको चाहिए। सो रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हेन दे पोजेस दिस मिनिमम एनर्जी लेवल, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने डिफाइन किया, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और ये किसकी एनर्जी है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स बाय ट्रांजिशन स्टेट लिखिए, बल्कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ट्रांजिशन स्टेट। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स इन द ट्रांजिशन स्टेट, और ये कह लीजिए इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी है वो है आपके पास क्या? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का आपको पता लग गया, दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल्स। ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताया कि इंटरमीडिएट स्टेज होती है, द स्टेज विच एग्जिस्ट समवेयर बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो मिनिमम इतना एनर्जी लेवल इसमें होना जरूरी है। अब आप देखिए ये वाली जो ग्राफ हमारे पास ये वाला, ये विदाउट कैटलिस्ट है, कोई कैटलिस्ट हमने अप्लाई नहीं किया, उसके बिना ये हम कर रहे हैं। अब हमने कैटलिस्ट को अप्लाई कर दिया, कैटलिस्ट हमने लगाया, तो उस कैटलिस्ट के लगाने से क्या हो रहा है? देखो ये पाथ चेंज हो रहा है, पाथ क्या हो रहा है? चेंज। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम करते हैं, मैंने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट अभी आपको। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? आप देखिए, अगर रिएक्टेंट्स के पास पहले से इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल इन रिएक्टेंट्स का है, और प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? ये टोटल। तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्या है? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स सो दैट absorbed by the reactants, required by the reactants, so that its energy becomes equal to threshold energy। वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको रिएक्टेंट्स को लेना पड़ेगा, so that their energy becomes equal to threshold energy। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। सो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी इसके केस में ये होगी, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए विदाउट कैटलिस्ट तो ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट ने क्या किया वो देखिए आप, कैटलिस्ट ने क्या किया है? पाथ को चेंज कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतनी थी उसको क्या कर दिया? डिक्रीज। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, देयरबाय इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अंडरस्टूड है, पहले ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, अब एनर्जी कम चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ ही जाएगा फिर। सो कैटलिस्ट का काम क्या हुआ? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द अल्टरनेट पाथ, मींस दे डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की कंसेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट आई होप आपको पता लग गई है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए। दोनों केसेस में यहाँ पे ई ए डैश लिख रखा है, यहाँ पे ई ए है। ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन दिस केस, और ई ए डैश मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये
छोटा सा टॉपिक हमारा कोलिजन थ्योरी का और कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स का, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको, कंसेप्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इसमें। तो देखिए अब हम अरेनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अरेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। अरेनियस इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करते किसके बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसमें भी एक क्वेश्चन इसके बारे में दिया हुआ है। तो अरेनियस इक्वेशन हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में बताती है कि रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करके बताती है उसके बारे में। तो ये आपके पास देखिए हमारे पास अरेनियस इक्वेशन हमने लिखी है। के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू पी इंटू जेड ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ए आपके पास क्या है, पी इंटू जेड को हमने लिखा ए। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसी को अरेनियस फैक्टर बोलते हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस फैक्टर। पी क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ई ए क्या है, वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल है, तो ये आर हो गया। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चेंज होगी, पी इंटू जेड की जगह हमने ए रख दिया। तो ये आपके पास ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में लोग ले लें, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, तो लोग आपने ले लिया एल एन। जब आप एल एन की फॉर्म में लिखते हैं तो होता है नेचुरल लोग, लोग टू द बेस ई। केमिस्ट्री में दो तरह से मेनली लोग का यूज होता है, मैंने एक वीडियो में लोग के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उस वीडियो में भी आप वीडियो को देख सकते हैं अगर लोग के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एल एन का मतलब है इसमें नेचुरल लोग, और जब इसको एल ओ जी की फॉर्म में लिखते हैं तो हम यूज करते हैं लोग का बेस 10, तो इसको बोलते हैं लोग टू द बेस 10, और ये होता है नेचुरल लोग, लोग टू द बेस ई, नेचुरल लोग बोलते हैं। तो जब भी नेचुरल लोग को लोग टू द बेस 10 में चेंज करते हैं तो हम 2.303 का यूज करते हैं। तो लोग के इज इक्वल टू लोग ए, ये ए है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसका लोग लेंगे तो लोग ए आ जाएगा यहाँ पे। तो लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको लोग टू द बेस 10 में हमने चेंज किया तो क्या हो गया, लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आपके पास आ गया। तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से देखिए आप, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दिख रहे हैं आपको, ये y हो गया, ये mx हो गया ये, और ये हो गया c। तो हम y को x के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो लोग k प्लॉटेड विद 1/t, तो ये आपके पास इस तरह की लाइन आएगी। इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया हमने, ये यहाँ पे क्रॉस होएगी, तो इसका जो स्लोप है, इसका इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जैसे आपको ये दे दिया कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा, लोग के विद वर्सेस 1/t या इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर। टी का मतलब यहाँ टेम्परेचर से है, और टेम्परेचर भी किसमें, केल्विन में। तो अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो केल्विन में चेंज करेंगे आप उस टेम्परेचर को। सो व्हेन log k प्लॉटेड विद इनवर्स ऑफ टेम्परेचर द स्लोप इज इक्वल टू दिस, जो भी वैल्यू है वो दे दी। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर माइनस को इधर लेके आएंगे, आर की वैल्यू रखेंगे नॉर्मली 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मली हम जूल्स किलो जूल इसमें यूज करते हैं। फिर अगर आप इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लें तो के की वैल्यू भी आ सकती है। इस इंटरसेप्ट का एंटी लॉग लेके आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप के की वैल्यू और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आई होप पता लगी होगी। एक और फॉर्म हम कर रहे हैं अरेनियस इक्वेशन की, इसमें वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लें एट टू डिफरेंट टेम्परेचर,
एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रही, न ए की वैल्यू चेंज हो रही, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए रिमेन कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप ये वाली जो इक्वेशन आपके पास, ये क्या हो जाएगी, एट टेम्परेचर T1 पे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस A अपॉन 2.303 R T1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। एट टेम्परेचर T2 log K2 इज इक्वल टू log A माइनस A अपॉन 2.303 R T2, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। आप देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये भी कांस्टेंट है। अब इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दीजिए आप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपने 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, देखिए ये आ गया आपके पास log K2 माइनस log K1, तो इसमें से ये वाला माइनस करना है, लिख लीजिए आप log A माइनस A अपॉन 2.303 R T2, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। अभी ये माइनस करनी है, तो ये आपके पास देखो ये तो माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log A प्लस A अपॉन 2.303 R T1, तो ये आपके पास ये क्रॉस हो गया, ये पूरा क्रॉस हो गया आपका, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और log A माइनस log B क्या होता है, log A माइनस log B क्या होता है, log A ओवर B, A डिवाइडेड बाई B, तो log A माइनस log B, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो इसको फाइनल log K2 बाई K1, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास A अपॉन 2.303 R T1 सॉरी, ये प्लस का है आपके पास, माइनस A अपॉन 2.303 R T2, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको रीअरेंज करके। अब इसको देखिए हमने क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, E A अपॉन 2.303 R को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया आपके पास, ये log K2 बाई K1 इज इक्वल टू A अपॉन 2.303 R, ये कॉमन हो गया, 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, ये आ गया आपके पास, तो ये इक्वेशन हो गया आपके पास। अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस, ये ऊपर जाके T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, मीन्स ये वाली फॉर्म, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, अगर लिखना चाहें तो log K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू A अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2, तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म आपको याद करनी है, कम से कम 3 फॉर्मूले इसमें आपको याद होने चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपके पास इसमें याद होना चाहिए। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट हमें किससे पता लगता है, अरेंज इक्वेशन से। तो ये फॉर्म आप गया आपकी आ गई, एक से ही सारे याद हो सकते हैं आपको। आपने लॉग ले लिया दोनों साइड में, ये वाली फॉर्म आ गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी आपके पास, log K वर्सेस 1 ओवर T, तो ये आपके पास स्लोप हो गया इसके इक्वल, इंटरसेप्ट हो गया ये आपके पास, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू से का एंटी लॉग लेके K की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्लोप से आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। फिर आपके पास एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर अगर आप लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और A की वैल्यू कांस्टेंट मान के, तो हमने टेम्परेचर T1 पे, T2 पे, फिर 2 इक्वेशन 2 माइनस 1 हमने कर दिया, तो ये मॉडिफाई हो गया, पूरा ये आपके पास आ गया, ये कॉमन आ गया इसमें, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक ही तरह के इसमें फॉर्मूले आपके पास है। कई बार इस चीज का सिग्निफिकेंस इसमें पूछ लेते हैं, इसका ध्यान रहना चाहिए आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये वाली तो फॉर्म आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप बताइए उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनके पास इफेक्टिव कोलिजन है।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये आपसे पूछा हो, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, गिव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो इससे पता लगेगी आपको। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, वो हमें इससे पता लगेगा। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वो हमें इससे पता लगता है इस वैल्यू से। तो हम करते क्या है न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको मैं छोटा सा इसमें बता देता हूं कि किस तरह से हम इसको करते हैं। मान लीजिए आपको ये निकालना हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को जो मैंने सर्कल कर रखी है इसको x मान लेंगे। तो हमने मान लिया x मस्ट बी इक्वल टू, x क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो x मस्ट बी इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन RT। अब इसके दोनों साइड में लॉग लीजिए और सॉल्व करिए आप। तो इसके दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, log x इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT, ये आपके पास आ गया log। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे का एंटी लॉग लेंगे। तो यहां से इन सब वैल्यूज को पुट करके आप फिर एंटी लॉग लेके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x क्या माना था आपने, x इस पूरे फैक्टर के इक्वल माना था। तो x आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी और इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या ये आपको पता लग जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि दोनों साइड में लॉग लेंगे, इसका ये वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एंटी लॉग लेंगे हम। तो एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलिजन्स इफेक्टिव या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारे पास निकल सकता है। तो आई होप अरेनियस इक्वेशन आपको पता लग गई होगी। अरेनियस इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट इक्वेशंस में से पहले एग्जाम में आती थी। इस साल ये जो आपका जो 2020-21 का जो बैच है उसमें क्लास 12th का, उसमें ये नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में, ये आपको नोट करना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई में, नीट में इसका यूज बहुत ज्यादा है और आने वाले जो आगे के सेशंस हैं उनमें तो ये ऐड होगी। जब ये कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में लिख के मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।